चुनी हुई सरकार का कोई तो धर्म नहीं निभाया हमारी सरकार ने। योगी आदित्यनाथ को अगर कोई पसंद नहीं आता है तो जेल और मुकदमा। ये सरकार जन विरोधी और विनाशकारी है। वही लखीमपुर से एक 17 वर्ष के हमारे युवा साथी को पीट पीट कर मार दिया। पुलिस कस्टडी में हुई मौतों में उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पर है कि जब भी सरकार के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में कोई भी आवाज उठती है तो उसका दमन कर दिया जाता है। कि वर्तमान मुख्यमंत्री अभी तक अखिलेश यादव जी के किए हुए कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन ही कर रहे हैं। और आज जो हमारी वर्तमान सरकार है उसके द्वारा संवैधानिक मूल्य का सुनियोजित और सुनिश्चित तरीके से हनन किया जा रहा है। हमारे सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को नष्ट करने के लिए षड्यंत्रकारी शक्तियां निरंतर प्रहार कर रही हैं। हमें उन्हें रोकना है और अपनी बात में यहाँ तथ्यों और प्रमाण के साथ आपके सामने रखती हूँ। एक उदाहरण देती हूँ, नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी की जटिल प्रक्रिया जिसने छोटे और मझोले व्यापारियों को बर्बादी के कगार पे ला दिया, उद्योग और कारखाने बंद कर दिए, रोजगार के अवसर भी खत्म होने लगे। उसके बाद आई महामारी, कोविड महामारी की पहली वेव, जिसने देश को वो भयावह मंजर दिखाया जहां चुनी हुई सरकार मूर्ख दर्शक बनकर खड़ी हुई थी और लाखों प्रवासी परिवार हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे थे। अपने घर पहुंचने के लिए सरकार केवल देख रही थी। न सरकार ने आर्थिक मदद की, न यात्रा में सुविधाएं प्रदान की, न दवाएं, न खाना। चुनी हुई सरकार का कोई तो धर्म नहीं निभाया हमारी सरकार ने। आत्मनिर्भर कर दिया जनता को बड़ी निर्ममता से, जब सरकार की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें थी। गरीब गरीब होते गए और आर्थिक संसाधन कुछ हाथों में केंद्रित होते गए। आज ही एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 15 करोड़ परिवारों की आय 53% घट गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सोचने का विषय है ये। फिर किसान की बात करूंगी। हमारा अन्नदाता आज अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। सरकार ने फिर बिना किसानों के सहमति से संसद में विस्तृत चर्चाओं को टालते हुए 3 काले कृषि कानून पारित किए। और जब किसान ने अपनी सरकार से बात करनी चाहिए, जब किसान ने कानून का विरोध किया, जब किसान ने अपनी बात कहनी चाहिए, अपने फसल का लाभकारी मूल्य मांगा तो उस पर मुकदमे लगा दिए गए, उसे आंदोलन करने पर मजबूर किया गया। उसके अधिकारों की मांग को राष्ट्रद्रोह, गुंडागर्दी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश और अन्य अकल्पनीय उद्बोधन से सरकार के प्रतिनिधियों ने नवाजा। उत्तर प्रदेश का प्रमाण, गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी के अभाव में बच्चों की मौत और उससे संबंधित एक अहंकारी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री का बयान कि अगस्त में तो बच्चे मरते ही हैं। हम सब ने सुना है और हमें याद भी है, हालात अभी भी वही हैं। जब हजारों किसानों की मौत हो गई तो भारी दबाव में सरकार ने कानून वापस तो ले लिया, लेकिन आश्वासन नहीं दे पाई सरकार कि क्या किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य उनका लीगल अधिकार होगा। यही तो किसान मांग रहे थे ना। किसान को मिला क्या? जब एक किसान सभा थी, किसान एकत्रित थे तो हमारे एक बड़ी मंत्री के बेटे की गाड़ी से किसानों को कुचल दिया गया, पत्रकार को कुचल दिया गया, किसान को मौत मिली और उस मंत्री का इस्तीफा तक नहीं लिया गया। उसकी जवाबदेही भी नहीं तय की गई, जिसके पुत्र पर आज स्पष्ट आरोप हैं इस दुर्घटना, इस गुनाह में संलिप्त होने के। ये इस सरकार की पहचान है कि जब भी सरकार के विरोध में, सरकार की नीतियों के विरोध में कोई भी आवाज उठती है तो उसका दमन कर दिया जाता है। फेसबुक पर आप लिखिए, युवा अगर झंडा उठाता है, अगर रोजगार मांगता है, नौकरी मांगता है, पत्रकार सच्ची कहानियां लिख देते हैं तो जेल और मुकदमा। योगी आदित्यनाथ को अगर कोई पसंद नहीं आता है तो जेल और मुकदमा। और मैं कहना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी के हमारे जुझारू कार्यकर्ताओं पे सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे लगे हैं और दुखद यह है कि ज्यादातर वो मुकदमे लगे हैं क्योंकि कोविड काल में उन्होंने लोगों की मदद की। बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है।
लेकिन एक मंजर ये भी है कि जब कोविड की दूसरी लहर आई तो संविधान का निर्माता भारत के नागरिक अकेले ही उससे जूझ रहे थे। एक मूक दर्शक फिर बन गई सरकार। हम सब ने स्वास्थ्य सेवाओं के ध्वस्त होने के कारण, अपनी सरकार की अकर्मण्यता के कारण किसी न किसी अपने को खोया है। न ऑक्सीजन थी, न हॉस्पिटल, न बेड, न दवाई, न पीपीई किट, न एम्बुलेंस। हमारे अपनों के अंतिम संस्कार के लिए कभी कभी तो सम्मानजनक अंत्येष्टि की जगह भी नहीं थी। चुनी हुई सरकार फिर गायब थी। वो न अपने राष्ट्र धर्म न अपने लोक धर्म का पालन कर रही थी, क्योंकि उसका एक ही धर्म था, एक ही मकसद था, झूठे प्रचार के धर्म का अनुसरण करना। और उत्तर प्रदेश की सरकार की संवेदनहीनता का तो ये आलम है कि सत्ता के लिए उसने अपने नागरिकों की जीवन की तिलांजलि दे दी। पंचायत चुनाव में उत्तर प्रदेश को झोंक कर 1600 शिक्षकों की मौत हुई है ड्यूटी पर, जो चुनावी ड्यूटी पर थे। जब शिक्षकों की मौत हो रही थी, हम मौत से लड़ रहे थे, तो सरकार चुनाव में व्यस्त थी। सामाजिक विद्वेष और विभाजन फैलाना इस सरकार की प्राथमिकता थी और है। इसे हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार जिस तानाशाह और अत्याचारी विचारधारा से प्रेरित और पोषित है, उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक है कि हम आपस में लड़ें, नफरत करें, ईर्ष्या करें, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इतने उलझ जाएं कि हमारी सोच सीमित हो जाए, हमारी तर्क संगत समझ प्रभावित हो जाए। वास्तविकता यह है कि ये सरकार जन विरोधी और विनाशकारी है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, किंतु एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। वो बताते हैं कि कहीं भी बालिकाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं और दलितों के खिलाफ हिंसा के अपराध बढ़े हैं, इसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। हाथरस, बनारस, लखीमपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, लखनऊ, कानपुर, बस्ती, बाराबंकी, रोज बलात्कार की खबरें आती हैं, अपहरण की खबरें आती हैं। हम सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही बढ़ रही है सरकार की संवेदनहीनता और सामाजिक हिंसा। पुलिस कस्टडी में हुई मौतों में उत्तर प्रदेश प्रथम पायदान पर है। कल ही लखीमपुर से एक 17 वर्ष के हमारे युवा साथी को पीट कर मार दिया। सामाजिक दायरे में आए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है यह सरकार। तो एसडीजी गोल्स, जो हमारे सतत विकास लक्ष्य हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सबसे निचले पायदान पर है। उत्तर प्रदेश नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे निचले पायदान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 116 देशों में हमारा नंबर 101 है। दुखद है, भुखमरी एक बहुत बड़ी समस्या और चुनौती है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अनुसार एक वर्ष में, केवल भारतीय जनता पार्टी के शासन के एक वर्ष में 23 करोड़ नए परिवार भारतीय गरीबी रेखा के दायरे में आ गए हैं। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, हम लोकतंत्र हैं, सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र हैं, लेकिन ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। हम 51 से 53 पहुंच गए हैं। गैर पारदर्शी निजीकरण, सरकारी संपत्तियों को बेचना, सुरक्षित रोजगार खत्म करना, लैटरल एंट्री आईएएस में कराकर सरकारी सेवाओं में युवाओं के अवसरों और भागीदारी को सीमित करना, इस सरकार की कुछ अनुपयोगी काम है। हम भारत के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, खतरनाक ताकतों को पहचानते हैं, इसलिए हम मिलकर इन्हें रोकेंगे। उत्तर प्रदेश रोकेगा। और क्यों रोकेगा? हमारे पास उदाहरण है 2012 से 2017 की अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी सरकार का विकास का यदि खाका खींचा जाए तो अतुलनीय काम हुआ था। कुछ उदाहरण, कुछ तथ्य मैं देना चाहूंगी जो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अखिलेश यादव जी का काम बोलता है। अपराध नियंत्रण के लिए तकनीक का प्रयोग, डायल 100 1090, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, स्कूल कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, रानी लक्ष्मीबाई कोष, रानी लक्ष्मीबाई सम्मान, लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा एक्सप्रेसवे जिस पर लड़ाकू विमान बहुत पहले हमने उतार दिए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पोषण मिशन, गर्भवती महिलाओं के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा, 102 एम्बुलेंस सेवा, हौसला योजना, साइकिल वितरण। बुंदेलखंड में जब सूखा पड़ा था
तो समाजवादी राशन पैकेट का मुफ्त वितरण, बुंदेलखंड में जल संरक्षण के लिए तालाबों का नवीनीकरण, 18 लाख विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण, 55 लाख महिलाओं के खाते में सीधा समाजवादी पेंशन का पैसा पहुंचता था, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसकी बात आज मुख्यमंत्री कर रहे हैं। विभिन्न वर्गों को यश भारती से सम्मानित करना, पावर जनरेशन, बिजली की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि अभूतपूर्व काम किया अखिलेश यादव जी ने, और उनका ध्येय और मकसद क्या था? मकसद ये था कि सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश में मिले, रोजगार मिले। 2016 में 3 थर्मल परियोजनाओं को आरंभ किया गया है, जिसकी पूरी क्षमता 33,000 मेगावाट है। जवाहरपुर ग्रीनफील्ड परियोजना, ओबरा सी पावर परियोजना, हरदुआगंज एक्सटेंशन, कानपुर में 1x660 मेगावाट तापीय परियोजना, सोनभद्र में 2x660 मेगावाट तापीय परियोजना, घाटमपुर इलाहाबाद में 2x660 मेगावाट की तापीय परियोजना की स्थापना की और पुरानी बंद बिजली परियोजनाओं को दोबारा प्रारंभ करने की पहल की। क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के तहत वैकल्पिक ऊर्जा पर भी कार्य हुआ। कन्नौज हमारा गर्व, फकीरपुरा गांव में 225 किलोवाट के सोलर प्लांट का लोकार्पण उत्तर प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। सभी जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ना, नोएडा में एलिवेटेड रोड, गाजियाबाद में सबसे लंबी एलिवेटेड हिंडन रोड का निर्माण किया। आशा ज्योति केंद्र लखनऊ में, कैंसर हॉस्पिटल गोरखपुर में 500 बेड का शिशु व मातृत्व अस्पताल, लखनऊ में 500 बेड का शिशु व मातृत्व अस्पताल, गोना में मत्स्य रिसर्च इंस्टीट्यूट, हर जिले में पॉलिटेक्निक, ITI, इकाना स्टेडियम जिसमें मुख्यमंत्री फोन का वितरण कर रहे थे, जनेश्वर मिश्र पार्क, वृक्षारोपण में बहुत पहले अपनी सरकार में हमने गिनीज बुक में एक दिन में वृक्षारोपण का रिकॉर्ड कायम किया। HCL सैमसंग के कारखाने, वो HCL जिसमें आज 5,500 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 3,200 इंजीनियर हैं और हर वर्ष 500 लोग नए भर्ती किए जाते हैं। अमूल डेयरी प्लांट, मदर डेयरी प्लांट, कामधेनु योजना, महिला डिग्री कॉलेज, हवाई अड्डे, 11 मेडिकल कॉलेज का निर्माण, स्थापित मेडिकल कॉलेजेस में 500 से 1100 सीट बढ़ाने का कार्य, जिससे डॉक्टरों की कमी न हो, लोहिया आवास, किसान बाजारों का निर्माण। सारांश इसका बस ये है जो मैं आपको बताना चाहती हूं कि संविधान द्वारा प्रदत्त और अपेक्षित अपने हर कर्तव्य का पालन अखिलेश यादव ने किया। एक मुख्यमंत्री पद पर पूर्ण मर्यादा के साथ उत्तर प्रदेश को विकासोन्मुखी सोच से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया। राष्ट्र धर्म और लोक धर्म का ऐसा उदाहरण स्थापित किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री अभी तक अखिलेश यादव जी के किए हुए कार्यों का लोकार्पण और उद्घाटन ही कर रहे हैं। फर्क है, और ये फर्क हम उत्तर प्रदेश के नागरिक समझ चुके हैं। अब समय है हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करें और एक ऐसी सरकार का चुनाव करें जिसने जो चुनावी घोषणाएं की उन्हें पूरा किया और उससे बढ़कर कार्य किया। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिदिन एक जन कल्याणकारी संकल्प लेते हैं, जिसे 2022 में अपनी सरकार आते ही वो पूरा करेंगे। इसमें से कुछ संकल्प मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। 300 यूनिट बिजली मुफ्त, हर जरूरतमंद के खाते, महिला के खाते में 18,000 रुपए प्रतिवर्ष। 2005 से पहले की व्यवस्था अनुसार पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल। IT क्षेत्र में 22 लाख रोजगार। किसानों को सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाएगा। नौजवान और छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप वितरण किया जाएगा। बीमा और पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। मुफ्त सिंचाई, नगर स्तर पर अपने क्षेत्रों में काम करने वालों को नगर सम्मान, यश भारती सम्मान। किसान आंदोलन में जो हमारे भाई, जो हमारी बहन शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए। अरे उन्होंने तो इतना भी सोच रखा है कि सांड से मारे जाने वाले लोग जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हम करेंगे। गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान, किसानों के लिए ब्याज मुक्त कर्ज की सहज उपलब्धि, B.Ed शिक्षा मित्र का समायोजन, आशा आंगनवाड़ी, गणित और विज्ञान के जूनियर स्कूल शिक्षक, उर्दू शिक्षक, BTC, रसोइया, मिड डे मील, रोजगार सेवक,
जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने जिनके जिनके साथ अन्याय किया है उन सबका हम समायोजन करेंगे, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति करेंगे, मानदेय बढ़ाएंगे। साझा करना चाहती हूं कि हम जल्द ही अपना घोषणा पत्र भी लेकर आएंगे, जिनमें विस्तृत रूप से उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के लिए खुशहाल जीवन के लिए कार्य योजना होगी। वह सकम समाहित होंगे। रोजगार के अवसर, बेहतर शिक्षा और गांव तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाएं हमारी प्रतिबद्धता होंगी। अंत में इस संवाद को बस इतना कहकर मैं समाप्त करना चाहती हूं, सनद रहे, याद रहे, भूलिएगा मत, हमारे संविधान ने हमें अधिकृत किया है एक ऐसा जनप्रतिनिधि चुनने के लिए जो राष्ट्र धर्म और लोक धर्म को निभा सके। और अखिलेश यादव जी के रूप में हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो अपनी सब मर्यादाओं का पालन करते हुए जन सरकार के मुद्दों को मूर्त रूप देते रहते हैं, चाहे वो पक्ष में रहें चाहे विपक्ष में रहें। अपने धर्म को उन्होंने बखूबी निभाया है। ये जब्र भी देखा है, तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आने वाला वक्त हमसे सवाल करेगा और जमकर सवाल करेगा, इसलिए न हमें खता करनी है न खता होने देनी है, और न सदियां न सजा पाएं, ये हमारी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता भी है। इसलिए संविधान को चुने, अखिलेश यादव को चुने, अपने अधिकार को चुने। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।